देखिए, आखिर संपादकीय पढ़ना क्यों ज़रूरी है? संपादकीय पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या निष्कर्ष होते हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्यों सुलग रहा है मणिपुर? मणिपुर आखिर सुलग क्यों रहा है? इस पर इनको क्या राय है? इस राय से आपका एक कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा। इसको आज हम लोग बढ़िया से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते चलेगा, भारत में केवल कश्मीरी हिंदू ही इकलौते नहीं, जिन्हें अपनी धार्मिक पहचान के चलते अपना सर्वस्व छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को विवश होना पड़ा। पिछली सदी के अंतिम दशक में ऐसे ही एक पलायन की त्रासदी ईसाई बाहुल्य मिजोरम के रियांग हिंदुओं को भी झेलनी पड़ी। रियांग हिंदुओं पर 1997 में टूटी इस त्रासदी को राष्ट्रीय विमर्श से शायद ही कोई जगह मिली हो, क्योंकि उन दिनों पूर्वोत्तर को दिल्ली में दूरस्थ अंचल की तरह देखा जाता था। वहाँ कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती थी, जिसका प्रबंधन स्थानीय दलों द्वारा जोड़ तोड़ के माध्यम से किया जा सकता है। पूर्वोत्तर को अनदेखा करने का यह जो सिलसिला है, मोदी सरकार के दौर में टूटा। मोदी सरकार ने 2017 में एक राजनीतिक समझौते के अंतर्गत मिजोरम में हिंदुओं के पुनर्वास का प्रावधान किया। जो कुछ मिजोरम में रियांग हिंदुओं के साथ हुआ, वैसा ही इस समय मणिपुर में मैती समुदाय के साथ हो रहा है। समझिएगा पूरा पॉलिटिक्स। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग स्वीकार करने के बाद मैती समुदाय निशाने पर आ गया। बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। सेना की तैनाती के बाद करीब 35,000 से अधिक लोग विस्थापित हुआ। सेना लगने के बाद भी मैती हिंदू समुदाय का विस्थापन। कहने का तो मैती हिंदू मणिपुर में बहुसंख्यक है, मगर वे सिर्फ इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर उनके ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में संपत्ति खरीदने और खेती करने आदि पे रोक लगी हुई है। इन पहाड़ी इलाकों में ईसाई बन चुके कुकी नागा रहते हैं, यानी मैती अपने ही राज्य में वैसी स्थिति से जूझ रहे हैं जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में एक समय अनुच्छेद 370 के कारण बनी थी। मणिपुर में 53% जनसंख्या वाला मैती हिंदू समुदाय अपने प्रदेश में मात्र 8% भूभाग में रहने को अभिशप्त है। इस चीज़ को समझिए कि मणिपुर के 53% जनसंख्या वाला 53% मैती समुदाय हिंदू समुदाय की जनसंख्या है, 8% भूभाग में रहने को लिए विवश है, जबकि कुकी और नागा समुदाय के इम्फाल घाटी में बसने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था उसकी अनकहे सिद्धांतों पर आधारित रही है। हिंदू चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, उन्हें शांति बनाए रखने के लिए सारी बलिदान उन्हें करने ही होते हैं। यही तो चुतियापा है। इसके ही परिणाम स्वरूप कुकी और नागा समुदाय को तो जनजाति का दर्जा दे दिया गया, परंतु मैती हिंदू समुदाय को जनजाति होने पर भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला। यह तो भारत के भाग्य विधाता ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जिस इम्फाल घाटी तक मैती समुदाय सीमित है, वहाँ लगभग 700 वर्ग मील में फैली, जबकि मणिपुर राज्य भाग रही। हाँ, जिस इम्फाल घाटी तक मैती समुदाय सीमित है, वह लगभग 700 वर्ग मील, ठीक ना, में फैली है। अब मणिपुर राज्य की भाग रही काबो घाटी 7,000 वर्ग मील में हुआ करती है। ब्रिटिशकालीन नक्शों से इसकी पुष्टि होती है। अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह पूरा क्षेत्र 1834 में बर्मा को पट्टे पर दे दिया। इससे जुड़ी संधि में लिखा गया कि इस हस्तांतरण के बदले कंपनी प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य को एक धनराशि देगी, जो तभी बंद की जा सकेगी यदि काबो घाटी फिर मणिपुर के वापस आ जाती है। अर्थात इस घाटी का जो मूल स्वामी कौन है? मणिपुर। इस घाटी को बर्मा से वापस भी ले सकता है। इस तथ्य को ब्रिटिश राज भी स्वीकार करता रहा। मणिपुर के भारत गणराज्य में विलय होने पर स्वाभाविक रूप से यह अधिकार भारत के पास आ गया, लेकिन 54 में नेहरू सरकार ने बर्मा से मैत्री की खातिर इस घाटी पर दावा छोड़ दिया। इसके कारण इन घाटियों में रहने वाले मैती हिंदू सीमित क्षेत्र में रहने को विवश कर दिए गए। पहाड़ी और वन क्षेत्र को एक ही मतांतरित समुदाय के हवाले कर देने और उन्हें तमाम संवैधानिक विशेषाधिकारों का परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप निगरानी शिथिल पड़ गई। इसके चलते मणिपुर का ये ईसाई बहुल क्षेत्र पूर्वोत्तर के विभिन्न हथियारबंद आतंकी संगठन, अफीम की खेती करने वाले और म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों से भारत में चले गए।
समझ रहे हैं इस चीज़ को? विभिन्न हथियारबंद आतंकी संगठन अफीम की खेती करने वाले और म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों से भरते चले गए। अब मौजूदा हिंसा की चिंगारी के मूल में केवल अदालती फैसला ही नहीं बल्कि राज्य में वीरेंद्र सिंह सरकार की शक्ति भी है। वीरेंद्र सिंह सरकार ने इन पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों द्वारा वन भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जों की कार्रवाई और अफीम की खेती पर शिकंजा कसा है। पूर्वोत्तर के आतंकवादी संगठनों ने इनसे ही खाद्य पानी मिलता रहा, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर नेटवर्क संचालित होता रहा। मौजूदा हिंसा में कुकी समुदाय भी निशाना बना है, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों की शुरुआत भी इसी वर्ग के लोगों द्वारा की गई है, जबकि अदालती फैसलों के विरोध के लिए अन्य शांतिपूर्ण विकल्प भी अपनाए जा सकते थे। दरअसल मामला इसकी मिसाल है कि अब्राहमिक एकेश्वरवाद रणनीतिक सोच किस तरह अपने समुदाय तक सीमित कर देता है। समझ रहे हैं? अब्राहिम एकेश्वरवाद यानी इस पे किस पे कहा जा रहा है? ईसाइयों पे कहा जा रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा। अब्राहिम एकेश्वरवाद, भाई हिंदू तो बहुत देववाद है, एकेश्वरवाद कौन है? या तो मुसलमान है या ईसाई है। तो वहाँ मणिपुर में कौन है? ईसाई है। अब इसका जीवंत उदाहरण यह है कि राज्य के सभी कुकी विधायक चाहे वह जिस भी पार्टी के हों अब मणिपुर से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वह भी तब जब राज्य में उनका ही एक अधिकार है। उनके उलट प्राचीन भारतीय सभ्यता को सहेज कर रखने वाला मैती समुदाय जो अपने ही क्षेत्र में हाशिए पर पहुंचाए जाने के बावजूद मणिपुर को बांटने के विरुद्ध है, क्योंकि वह वर्ग इस भूमि के भावनात्मक रूप से जुड़ा है। देखिए, ये सब क्रिश्चियन बन चुके हैं कुकी वुकी वाले, अब इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, लेकिन मैती को तो मतलब है ना भाई। अब देखिए, इस पूरे विवाद के लिए चर्च अपनी रोटियां सेकने में लगा है। आ गया चर्च। ईसाई एकता के नाम पर नगालिम चर्च ने कुकी समुदाय के पक्ष में बयान जारी किया। मिजोरम के ईसाई नेता मणिपुर के विभाजन के जरिए ग्रेटर मिजोरम के सपने को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। यानी इसका विभाजन होगा ग्रेटर मिजोरम, यानी उधर भी बवाल करवाएंगे ये, जिसमें ईसाई बहुल मिजो कुकी और चीन क्षेत्र शामिल होंगे, जिसे एक बेहतर ईसाई प्रदेश स्थापित किया जा सके। इसलिए म्यांमार से चीन जनजाति की भी मणिपुर में घूसपैठ कराई जा रही है ताकि जनसांख्यिकी परिवर्तन हो सके। ऐसे में मणिपुर में हिंसा और अवैध कार्रवाई को सख्ती से काबू में करना आवश्यक है, अन्यथा पूर्वोत्तर में विभिन्न अलगाववादी समूहों से केंद्र सरकार द्वारा किए गए समझौते पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि ये समूह एक बार फिर से नई मांगें उठाकर हिंसा को बढ़ावा दे सकती। तो कहीं न कहीं ये जो सुलग रहा है इसके पीछे ईसाइयों का हाथ है 100%।